हेलो टेंथ क्लास, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। कल आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था। होप कि सबका अच्छा हुआ होगा और अब आप सबको पता चल गया कि सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स किस तरीके के आते हैं और कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अभी लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस और फॉर्मूला बताए थे। अब आपके लिए मैं लेके आई हूँ फिज़िक्स की, जिसमें आपकी सारी जो भी चारों चैप्टर्स हैं सबकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज जो हैं वो कवर अप हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इन डेफिनेशंस के थ्रू पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ समरी मिल जाए, ओके, और साथ साथ आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अगर आप लोगों को इसमें या इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और एक कमेंट कर दीजिए। मैं हो सका तो मैं प्रॉपर उसकी एक वीडियो बनाकर आपके लिए आपका डाउट को सॉल्व करूँगी। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन आती है वो आती है लाइट की, कि लाइट होती क्या है। देखो, ये एक फॉर्म है एनर्जी की जो हमें, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, जहाँ भी लाइट फॉल होगी वो क्या चीज़ हमारे लिए अपीयरेबल हो जाएगी, हम उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लाइट क्या होती है, एक स्मूथ सरफेस से टकरा के और वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ठीक है, तो वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी एंगल पे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। एक तो है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। दूसरा है कि जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है और हमारी इंसिडेंट रे है, तीनों ही क्या होंगी, सेम मीडियम में होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कनकेव मिरर आता है। कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। देखो, कुछ इस तरीके का होता है, स्फेरिकल होता है ये। ठीक, जो रिफ्लेक्शन होती है, जो भी यानी इंसिडेंट रेज होंगी वो इस पोर्शन पे आएंगी, मतलब इनर अंदर की तरफ वाले पोर्शन पे आएंगी। जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, कवर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में वो स्फेरिकल मिरर है जिसके अंदर जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटर वाला होता है, आउटवर्ड होता है ये वाला, और जो इनर होता है वो पॉलिश्ड होता है। क्लियर? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आप समझ चुके होंगे कि कनकेव मिरर होता है जिसके अंदर इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसका आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक, अब बात आती है बच्चों कि ये जो हमारे मिरर्स हैं, देखो आपको भी पता है इस चैप्टर के अंदर आपके मिरर्स आएंगे, मिरर्स के बनने वाली इमेजेस आएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि किस जगह पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी। इमेज डिस्टेंस निकालना आ सकता है, फोकल लेंथ आ सकती है, या फिर आपको इमेज बनानी आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मिरर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा मिरर होता है, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, ठीक, तो उस मिरर का जो हमारा होलोस्फीयर पार्ट होता है, सेंटर होता है, जो इस होलोस्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, याद रखना इस चीज को, जो हमारा सेंटर होता है होलोस्फीयर का वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में काउंट होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आता है पोल। पोल क्या होता है? पोल स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, यानी इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। अब पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या फर्क है? देखो कि दोनों ही आपको लग रहा है कि ये भी सेंटर है वो भी सेंटर है। बच्चों, इनमें फर्क क्या है कि जो पोल है दैट इज द सेंटर ऑफ मिरर। जो ये मिरर है इस मिरर का सेंटर है, और जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस, जो ये एक, अगर हम इसको इमेजिनरी, हम इसको स्फीयर माने, जो स्फीयर है होलोस्फीयर है उसका सेंटर है।
ठीक है, जहां पे हम अपनी कंपास को रख के वो स्फीयर बनाते हैं वो वाला सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल है मिरर का सेंटर। ठीक, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो हाफ होता है, डिस्टेंस का हाफ, दैट इज सॉरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस हो गया वो हमारी रेडियस होती है। इसका सेंटर हमारा फोकस होगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स से पास होती है। आप चाहो तो इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब आगे भी बढ़ा सकते हो, इधर भी आप चाहे जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो और इधर भी जितनी मर्जी चाहे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? दैट इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये जो हमारा डायमीटर है ये हमारा अपर्चर है। ठीक, उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे कोई भी रे, इंसिडेंट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसमें से पास हो जाए। ठीक, मैं आपको यहीं बना के दिखाती हूँ। अगर प्रिंसिपल फोकस हमारा वो पार्ट है, पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। अगर आपको प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है तो आप कह सकते हो कि इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से होके गुजरती है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट क्या करेगी? लाइट आएगी, उससे टकराएगी और उसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी? वो अपना रास्ता बदल लेगी। बदलने का मतलब क्या है? उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना पाथ को चेंज करती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो मीडियम होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और जो हमारा रिफ्लेक्शन होती है वो हमेशा ओपेक से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ इन द मीडियम, कि जितनी लाइट हमारी स्पीड, जितनी स्पीड हमारी लाइट की वैक्यूम में है और जितनी स्पीड हमारी लाइट की उस मीडियम में है, उन दोनों की जो रेशियो होगी वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास पावर आती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज। मतलब कोई भी लेंस हमारा किसी भी लाइट रे को कितना कन्वर्स कर सकता है और कितना डाइवर्स कर सकता है। कन्वर्स का मतलब होता है एक पॉइंट पे इकट्ठा करना और डाइवर्स का मतलब होता है फैलाना। कितना ज्यादा रेस को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सकता है और कितना ज्यादा वो रेस को फैला सकता है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। क्लियर? अब आगे मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं जो इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड आएंगे, तो आपको इन फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट हमारे पास मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां हमारा f फोकल लेंथ है, u हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v हमारा इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है किसी भी मिरर से या फिर लेंस से। v हमारे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस है, कि हमारी जो इमेज है वो लेंस या मिरर से कितनी दूरी पे बनी है। फोकल लेंथ होगी
फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। एक चीज और, हम जितने भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो सब हम लोग पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे स्केल की 0 होती है वो हमेशा पोल पे होनी चाहिए, ठीक। और जो फोकस होता है, फोकस डबल होता है आर का, तो 1/f जो है वो 2/r हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा मिरर फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन हमारी मिरर की है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू में -v/u। h2 होता है साइज ऑफ इमेज और h1 होगा हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ एक बात देखने वाली है या याद रखने वाली है कि ये जो माइनस है, ये माइनस हमेशा फॉर्मूले में होगा। अब आपका देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगी। अब v जो है ना, v डिपेंड करता है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है या रियल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी v का जो साइन है वो आता है, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। पर v और u के साइन से हमें कुछ नहीं करना। ये जो नेगेटिव है ये फॉर्मूला में है तो ये नेगेटिव रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो नेगेटिव हमने लगा दिया है तो हम v की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे या u की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, नहीं। ये नेगेटिव आपका फॉर्मूला में है तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसको छोड़िए, अब v की जो वैल्यू आती है, u की जो वैल्यू आती है, आपको वही रखनी है। यानी माइनस में u रहेगा, v आपका पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही रखिए। उसके बाद जो आप कैलकुलेशंस करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपकी मैग्निफिकेशन होगी। लेकिन ये नेगेटिव आपका फॉर्मूले में है तो ये नेगेटिव लगेगा ही लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, ठीक है। सी वैक्यूम में होती है और वी जो भी हमारी मीडियम की लाइट है, ठीक है। तो दूसरी बार इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकंड में आएगा और नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहां पे मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u है, ठीक। मैग्निफिकेशन में क्या होगा, सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। वहां पे नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पावर है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f अगर मीटर में है तो, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/4 फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक। यानी पावर क्या होती है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी हुई है आपको तो 100 ऊपर आ जाएगा, और f सेंटीमीटर में है तो f इतना हो जाएगा, और अगर मीटर में है तो 1/f रह जाएगा, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर आपको बहुत सारे लेंसेज इकट्ठे दे दी जाएं और उनकी पावर पूछी जाए तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो भी फोकल लेंथ है उनको प्लस कर देना विद देयर साइंस। मतलब अब ऐसा तो नहीं है देखो कि जो भी फोकल लेंथ आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, वो हो सकता है एक कनकेव और एक कन्वेक्स दे दें कि उनकी ज्वाइंट आपको पावर बतानी है। तो 1/f1 प्लस 1/f2, f2 का कोई भी साइन हो सकता है, आपको साइन साथ में इंक्लूड करना है। क्लियर। तो p इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, जितने भी आपको दिए हुए हैं। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे और इन्हीं पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर। अब आपके लिए मैंने कुछ और बनाया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको इमेजेस बनानी भी आ सकती हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा एक चार्ट बनाया है, ठीक है। इसमें आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताई गई है, पोजीशन ऑफ इमेज बताई गई है, साइज बताया गया है इमेज का, और नेचर ऑफ इमेज बताया गया है, ठीक है। अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज फोकल लेंथ फोकस पे बनेगी, साइज बहुत ही छोटा होगा और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। दूसरा, अगर बियॉन्ड सी बनती है यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है तो जो आपकी इमेज है वो सी और एफ के बीच में होगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। साइज छोटा होगा और नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इक्वल साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक।
अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट को रखा है तो बियॉन्ड सी बनेगी इमेज आपकी, एनलार्ज बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगर बिटवीन एफ एंड सी पोल है, फोकस और पोल के बीच में है, तो बिहाइंड मिरर बनेगी, बड़ी बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कनकेव मिरर के केस में ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, अदरवाइज सब में ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आपको साइज याद रखने हैं। आप सिंपल सा एक चीज याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है और इमेज आपकी पास बन रही है पोल के, तो वो साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल के पास है और इमेज उससे दूर बन रही है, पीछे बन रही है, तो वो साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे अगर इमेज बन रही है तो। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से पहले बन रही है तो इमेज का साइज जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो अब कन्वेक्स मिरर के दो ही केस होते हैं कि या तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखें तो हमारे पास जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, पीछे मतलब इसमें क्या होता है, हम बिहाइंड मिरर जाके इसको मीट करवाते हैं, हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी है तो बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बनेगी, कहीं भी डिमिनिश बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लेंसेज के होते हैं। लेंसेज में नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम क्या हो जाता है, 2f2 हो जाता है, फोकस हमारी f1 हो जाती है और जो पोल है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या है, सेम ही चीज आती है। अगर आप ध्यान से उनको देखोगे ना तो ये सेम ही चार्ट बनता है उसका भी, सिर्फ फर्क क्या है, अब यहाँ बियॉन्ड सी लिखा है तो वहां पे बियॉन्ड f2 मिलेगा आपको, बिटवीन c एंड f है तो वहां पे आपको f2 और 2f1 के साथ मिलेगा। ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे क्या है, चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशंस बताई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स भी आपके सॉल्व हो सकते हैं इजिली, क्योंकि इसमें क्या है, इससे आपको साइंस का पता चल जाएगा। देखो ये हमारा कोई भी मिरर है। ठीक है, मिरर में क्या होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली तरफ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है, वो होते हैं पॉजिटिव, उनका साइज हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो हम लेते हैं नीचे डिस्टेंस जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं नेगेटिव। जैसे हमारा ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट हाइट जा रही है, तो h1 होगा पॉजिटिव होगा। अगर इमेज है, इमेज हाइट हमारी नेगेटिव हो जाएगी अगर वो नीचे है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितने भी डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं तो पोल से इधर वाले जितने डिस्टेंस होंगे उसमें स्केल उल्टी हो गई ना, तो वो क्या होंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। जो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे यानी पोल से इस तरफ आते हुए लेंगे, वो सारे क्या होंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से क्या होता है, हमारा जो u है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, पोल से इस तरफ रखते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, v है तो v क्या होगा, v डिपेंड करता है, v नेगेटिव होगा क्योंकि इस तरफ सारी रियल इमेज बनती है, तो नेगेटिव होगा रियल के लिए और पॉजिटिव होगा वो किसके लिए, वर्चुअल के लिए। ठीक है, h1 हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी हमारी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा सीधा रखेंगे। जो इमेज हाइट है h2 होगा, वो डिपेंड करेगा, अगर हमारी देखो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा रियल के लिए, और अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो वर्चुअल के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपकी साइन कन्वेंशंस होती हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आप इन सब के साइंस ले सकते हैं। होप आपके लिए ये फर्स्ट चैप्टर लगभग मतलब इस तरीके से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज जो उसमें इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है कि वो सब कवर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 2 आता है आपका ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई में देखो आई के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आई होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या आता है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो हमारी आईज के फ्रंट को कवर करती है।
ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आई जो इमेज फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, मतलब जिससे हमारी जो इमेज है वो बनती है। आइरिस है। आइरिस क्या है? ये डार्क मस्कुलर डायफ्रागम होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास प्यूपिल है। प्यूपिल इट इज द स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। जब हमारी आई में लाइट एंटर करती है वो प्यूपिल के थ्रू ही करती है। उसके बाद सिलरी मसल्स हैं। सिलरी मसल्स क्या करती हैं? हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं और हेल्प करती हैं लेंस को कर्वेचर को मॉडिफाई करने में। मतलब अगर हमारे पास जैसे कई बार क्या होता है, तेज लाइट हमारी आईज में जाती है तो हमारी आईज बंद हो जाती हैं या थोड़ी सी झुक जाती हैं हमारी, वो क्या होता है? वो सिलरी मसल से होता है कि ज्यादा मतलब लाइट भी एकदम से हमारी आईज में ना आ जाए और अगर कम जाती है तो भी हमें जोर देना पड़ता है। तो वो सब एडजस्टमेंट जो होती है लेंस की वो सिलरी मसल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास रेटिना है। रेटिना का काम क्या है? रेटिना जो भी लेंस ने लाइट रे कैप्चर की हैं, जो भी इमेज उसने कैप्चर की है वो क्या करेगा? वो रेटिना पे बनती है और वो इम्पल्स की फॉर्म में रेटिना जो है वो ब्रेन को उस इमेज को सेंड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन है रेटिना की जो ब्रेन ने भेजी है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही भेजती है। नेक्स्ट स्क्लेरा है। स्क्लेरा क्या है? आउटर लेयर होती है आई की जो उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी शॉक से। नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व आईज में एंटर करती है, तो वो उस पॉइंट पे रेटिना के ऊपर उस जगह पे जहां पे ऑप्टिकल नर्व एंटर कर रही है तो ये स्पॉट वहां होता है। अगर इस स्पॉट पे इमेज बनती है तो वो पर्सन ब्लाइंड होता है, उसको दिखाई नहीं देता, ठीक है। बाकी किसी भी जगह पे बन सकती है लेकिन अगर इस जगह पे बनती है, इस स्पॉट पे बनती है तो वो पर्सन ब्लाइंड होता है, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं क्योंकि ये इनसेंसिटिव होता है लाइट का। इस पॉइंट पे इमेज बनने का कोई भी रेफरेंस नहीं है, मतलब कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक्वस होता है और कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। आपने अगर अपनी आईज को देखा हो तो आपको दिखेगा कि जो आपका कॉर्निया है और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहां पे लिक्विड लिक्विड सा दिखता है आपको। तो वो जो कॉर्निया के अंदर लिक्विड होता है, जो ब्लैक पार्ट है उसके अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर आई लेंस और रेटिना के बीच में फील्ड होता है, ठीक है। दोनों ही लिक्विड्स हैं, एक कॉर्निया में प्रेजेंट होता है और दूसरा आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन क्या होती है? आई लेंस की एबिलिटी है जो उसको फोकस करने में हेल्प करती है। चाहे हम पास का कुछ देखते हैं चाहे हम दूर का कुछ देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ को वो एडजस्ट करने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो आई है वो कितना ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख सकती है, मतलब मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है आई लेंस की पावर में, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है कि हम हमारी जो इमेज है जो रेटिना पे बन रही है वो इमेज कितनी क्लियरली बनती है उसको दिखा सकती है, मतलब वो उसकी कितनी पावर है, वो हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है। नेक्स्ट परसिस्टेंट ऑफ विजन होता है। देखो आप लोगों ने कभी ये चीज नोट भी की हो, कई बार क्या होता है आप किसी चीज को कंटिन्यूस देख रहे हैं और एकदम से अगर आप अपनी आईज को बंद करें तो आपको तब भी उसकी कुछ इमेज उसकी दिखाई देती है, आपको लगता है कि अभी भी आप देख रहे हो, आपके सामने है वो चीज। तो वो क्या होता है कि हमारी आईज पे 1/16 सेकेंड के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज रहती है आफ्टर रिमूविंग दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 1/16 सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड का 16th भाग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफेक्ट ऑफ आई आते हैं। फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर जो पर्सन है वो पास वाली चीजों को तो क्लियरली देख सकता है लेकिन दूर वाली चीजों को नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसको करेक्ट किया जा सकता है कनकेव लेंस का यूज करके।
नेक्स्ट हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया आता है। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर पर्सन पास वाली चीजों को नहीं देख सकता, दूर वाली चीजों को वो क्लियरली देख सकता है। ठीक है, उसको हम करेक्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से। नेक्स्ट प्रिस्बायोपिया आता है। प्रिस्बायोपिया में जो डिफेक्ट है वो बेसिकली ओल्ड एज पर्सन को होता है, जिसके अंदर वो ना तो कंफर्टेबली रीड कर पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आता है। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो जब वो बाहर निकलती है प्रिज्म में से, ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ से कोई भी लाइट रे अंदर आई और यहाँ से वो बाहर निकली, तो ये जो बाहर निकली है लाइट दैट इज इमर्जेंट रे। ठीक है, तो जो ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एक तरह से अगर डेविएशन का मतलब क्या हो, झुकाव। जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे एंटर हुई थी उससे कुछ झुकी हुई कह सकते हो या डेविएटेड कह सकते हो रे बाहर निकलती है। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, इमर्जेंट रे होती है। तो जो एंगल इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जन। वो फिनोमेना जिसके अंदर वाइट लाइट जो होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है जब वो प्रिज्म से पास होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन से होते हैं वाइट लाइट के, विबग्योर। ओके, जो हमारा विबग्योर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स ऑफ वाइट लाइट। जब भी प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास करती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है एंड दैट फिनोमेना इज डिस्पर्जन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू लेयर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखो, जो एटमॉस्फेयर में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो एक तरह से मीडियम का काम करती हैं। एक जो है वो सेपरेट कर देती हैं, मतलब 2 मीडियम में सेपरेट हो कर देती हैं और बीच में एक सरफेस बना लेती हैं। तो अब एक लाइट को क्या करना होता है, एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में जाना होता है। अब उसमें से कुछ रेयर भी होते हैं, कुछ डेंसर भी होते हैं, तो वो क्या करती है, उनके जो एंगल्स हैं चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वो उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो गई, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन में जो है हमारे पास जो भी हमारी लाइट रे है वो फैल जाती है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमारा है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारा है डेफिनेशन वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है, क्वांटिटी है, जिसमें क्या होता है, या तो एक्सेस हो इलेक्ट्रॉन की या फिर डेफिशिएंसी हो, जो ये शो करती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेसिव है यानी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर कम अमाउंट में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के अंदर से पास हुआ है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जितना काम किया गया, मतलब जितना वर्क डन किया गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबको पता है, छोटे से पढ़ते आए हो आप लोग। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट को इजीली पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 कूलम। अब आपकी इस चैप्टर में क्या है, देखो जो आपकी यूनिट्स है ना उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ सकते हैं 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 कूलम, ठीक है, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो वो आगे आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी। फर्स्ट है 1 कूलम। कूलम जो होती है वो चार्ज की यूनिट है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज वो क्वांटिटी है चार्ज की जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा थ्रू 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है
किसी भी सर्किट के अंदर से, तो हम कहेंगे कि उसका जो चार्ज है वो 1 कूलम है। क्लियर? अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके ये बताया था कि अगर जितनी भी हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, किसी भी कंडक्टर की, अगर उसको अनचेंज रखा जाए तो जो स्ट्रेंथ है करंट की उस कंडक्टर के अंदर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक? क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R V। और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया है R, इसलिए कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर का, वैसे देखो मैं आपको एक सिंपल सी बताती हूँ। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस रेशो है V और I की, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, अगर यहाँ से मैं R लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? V बाई I होगा। तो ये R क्या है? V बाई I, यानी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor to the strength of current flowing through the conductor। ठीक? ये है हमारे पास। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है? देखो, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में से करंट के फ्लो को रोकता है। क्लियर? यहां हमने बता दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कितना? अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, या बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो सर्किट है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे हमारा बल्ब है, ट्यूब हो गई, फैन हो गया, ये एक तरह से क्या है? हमारे रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है? अब हमारे पूरे घर में अगर आप सोच के देखो, अगर हम ये सब ना लगाएं और सिर्फ वायरिंग कर दें हम लोग, उसमें से सिर्फ करंट पास हो, तो क्या होगा? आप किसी भी वॉल को हाथ लगाओगे, करंट आना शुरू कर देगा। ठीक? हम ये बीच बीच में क्या करते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि वो करंट को ले लें और अमाउंट जो है वो फ्लो, जो करंट है वो कम हो जाए। ठीक? अब नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टिविटी आती है। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ वाले क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। ठीक? नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर आती है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो। ठीक है? तो एक सेकंड में जितना काम हुआ या जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अब चलते हैं अब इसके फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई टी, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को क्वांटाइज फॉर्म में हम लिखते हैं NE। ठीक है? यहाँ मैंने आपको सिंबल्स की बताए हैं कि कौन सा सिंबल किसका है। देखो, I जो है करंट का है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, Q चार्ज है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, T फॉर टाइम और यूनिट होती है सेकेंड्स। ठीक है? N कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक? और E है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल का। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ा वो हमारा पोटेंशियल होता है। ठीक है? तो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल और यूनिट होती है वोल्ट। W इज फॉर वर्क डन एंड यूनिट इज जूल। Q इज फॉर चार्ज एंड यूनिट इज कूलम। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। V पोटेंशियल हो गया, यूनिट वोल्ट हो गई, I करंट हो गया, यूनिट होगी एम्पियर, R रेजिस्टेंस हो गया जिसकी यूनिट होती है ओम।
क्योंकि इसकी डिस्कवरी ओम्स ने की थी, तो इसीलिए उसको यूनिट जो दी गई वो ओम दी गई, और उसका सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, अब बात आती है स्लोप ऑफ IV ग्राफ की। IV ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज डेल्टा I बाय डेल्टा V। इसको 1 बाय रेजिस्टेंस लिखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है यानी कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो सीमन होती है, या फिर ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लोप ऑफ VI ग्राफ है। VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस की यूनिट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओम होती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। रो हमारी रेजिस्टिविटी होती है जिसकी यूनिट ओम मीटर है, L लेंथ होती है जिसकी यूनिट मीटर है, और A हमारे पास एरिया है जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब रेजिस्टर्स को सर्किट के अंदर दो तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। पहला तो कि हमारे पास जितने सारे रेजिस्टेंस हैं उन सबको हम सीरीज में कर दें। ठीक है, एक ही साथ एक ही वायर में। तो उस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो सीधा सीधा प्लस हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या है, देखो सीधी सीधी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोग इसकी कॉम्बिनेशन इसका हम लोग लगाते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन इनका पैरेलल में। पैरेलल में अगर आप लगाओगे तो वो इस तरीके से लगता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे जब अरेंजमेंट होती है रेजिस्टर्स की, तो उस केस में पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान रखना इस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है और करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो करंट मैक्सिमम के लिए आप रेजिस्टेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, और करंट को मिनिमम करना है आपको सर्किट में तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, VI क्या हो गया हमारा, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो वहां से V की वैल्यू क्या आएगी, IR आती है। यहाँ वैल्यू पुट की मैंने तो I²R आ गया। अगर मैं यहाँ I की वैल्यू पुट करूँ V/R तो वहाँ V²/R आ गया। ये तीनों ही फॉर्मूले आपके पावर के हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है पोटेंशियल और करंट की और आपको पावर निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट दिया हुआ है तो आप I²R वाला लगाएंगे। अगर आपको V और R दिया हुआ है यानी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप V²/R लगाएंगे। ठीक है, तो P हमारी पावर हो गई और इसकी यूनिट होती है वोट। नेक्स्ट हमारे पास हीट एनर्जी आती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारे पास, वो होती है पावर इनटू टाइम। ठीक है, जो हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर T टाइम के लिए P पावर सप्लाई करें तो वो क्या देता है, वो हमें वो क्या होगी, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो P इंटू टी हो गया। P की वैल्यू VI थी तो VIT हो गया। अगर हम वही ओम्स लॉ लगाएं V की जगह तो I²RT हो जाएगा। अगर हम I की जगह लगाएं तो V²/RT हो जाएगा। क्लियर, ये तीनों फॉर्मूले हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी के हैं, ये तीनों फॉर्मूले पावर के हैं। तो अब आपको इनमें से जो भी पूछा जाए या जो भी इनमें से आपको क्वांटिटी दी जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म का, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी हमें डिफ्लेक्शन या फिर हमें अट्रैक्शन फील हो जाए मैग्नेट की, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी मैग्नेट के अराउंड रिप्रेजेंट करती हैं इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है रूल। इसमें बच्चों रूल्स बहुत याद रखने वाले हैं। देखो, इसमें फर्स्ट रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब को ऊपर की तरफ करना है।
ठीक है। इसमें जो आपका थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो ये कर्ल फिंगर्स हैं आपकी, ये वाली जो इस तरीके से कर्ल्स हो रही हैं, ये आपको डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस बताएंगी। ठीक है, ये बेसिकली आपका यूज होता है किसमें, आपका जो कंडक्टर्स आते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में हो गया, सोलेनॉइड में हो गया, करंट थ्रो आप वो सर्कुलर कॉइल हो गया, उसके अंदर आपका ये राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सोलेनॉइड आता है। सोलेनॉइड क्या है, एक इंसुलेट कॉपर वायर के ऊपर क्या होता है, वायर इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक के ऊपर एक वायर को बहुत पास में आप उसको रोल करते हैं। जैसे आपने चरखी देखी है जिसके अंदर आपकी वो डोर, पतंग वाली डोर जो है वो लिपटी हुई होती है। ठीक है, उस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होती है कि उसकी लेंथ से ज़्यादा लेंथ क्या हो, बड़ी हो उसके डायमीटर से। ठीक है, मतलब वैसे छोटा लेकिन उसकी लेंथ जो है सर्कल कर करके, वाउंड कर करके उसके ऊपर उसको बड़ा कर देते हैं, तो उसका डायमीटर से क्या होगा, उसकी लेंथ बड़ी होगी। और अरेंजमेंट अगर ये देखना चाहो तो कैसी दिखती है, जैसी हमारी एक चरखी होती है ना जिसके ऊपर डोर लिपटी होती है पतंग वाली, वैसी होती है, बहुत छोटा सा होता है। ये हर सर्किट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ठीक है, सोलेनॉइड की तरह ही, बस सोलेनॉइड की में क्या होता है, हमारा एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है और ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर पे होता है। ठीक है, क्योंकि आयरन भी क्या करता है, करंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो इस चैप्टर के अंदर आपके दो रूल्स हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। दोनों ही फ्लेमिंग्स ने दिए थे, तो उसने क्या किया, उसने अपना काम आसान कर लिया। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगाएं, राइट हैंड रूल कहाँ लगाएं, होते क्या हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये तीनों चीज़ें लेनी है, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर। तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें। और क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। जो सेकंड फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, वो आपको करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। और जो थंब है वो आपको मोशन ऑफ करंट दिखाएगा। ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा। ये बात समझ में आई। चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लो, चाहे आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लो, ये क्या है, ये फर्स्ट फिंगर दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फील्ड्स की डायरेक्शन दिखाएगी, थंब आपका मोशन दिखाएगा, और जो सेंट्रल फिंगर है वो आपकी दोनों में ही करंट दिखाएगी। अब फर्क क्या है, जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसके वो कहाँ लगता है, जहां आपको मोशन निकालनी होती है कंडक्टर की। ठीक है, आप जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, उसको एक फोर्स फील होता है, उस फोर्स की वजह से उसके अंदर मोशन होती है। तो जब आपको उस मोशन की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको थंब यूज करना है, थंब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, ये आपको करंट दिखाएगी, ये आपको मोशन दिखाएगा। आपको फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, आपको करंट की डायरेक्शन दी हुई है, आपको मोशन निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे भी रख सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है, वही थंब आपको मोशन दिखा रहा है, फर्स्ट फिंगर आपको क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर आपको क्या दिखा रही है, इंड्यूस्ड करंट। जहां पे आपको करंट नहीं दिया हुआ, आपको निकालनी है करंट की डायरेक्शन, वहां पे आप राइट हैंड यूज करोगे। ठीक है, जहां पे आपको मोशन दिखानी है कंडक्टर की, वहां पे आप यूज करोगे लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर, जो ये डिनोट करती हैं, डिनोशन सब दोनों की सेम है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर आपकी करंट, और थंब आपका मोशन। ठीक है, फर्क क्या है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मोशन निकालनी है तो वहां लेफ्ट हैंड, और जहां पे आपको मोशन दी हुई है, करंट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, वहां करंट निकालना है, वहां राइट हैंड। ओके, बाकी कुछ नहीं है, दोनों रूल सेम ही हैं लगभग। ठीक है, डेफिनेशन आ जाए तो दोनों को सब सेम लिखना, बस फर्क सिर्फ क्या रखना कि थंब आपको, थंब जो है वो मोशन दिखाता है, आपको मोशन निकालनी है इससे, और
यहाँ आपको इंड्यूस करंट दिखाना है, ठीक है। राइट हैंड रूल हमारा लगता है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाती है, और ये वाला लेफ्ट हैंड रूल तब लगता है जब कभी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो फोर्स फील्ड की वजह से उसके अंदर क्या होता है, मोशन होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर होते हैं, टोटल नंबर है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमिना है जो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होता है तब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, यानी करंट इंड्यूस होता है। नेक्स्ट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। राइट हैंड रूल और थंब, इतना ये नहीं देखना कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखो, है वही जो मैंने आपको बताया है। क्या करना है, स्ट्रेच द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द राइट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। If the first finger points in the direction of magnetic field, the thumb points in the direction of motion of conductor, then central finger points in the direction of induced current, ठीक है। और यहाँ जो मैंने लेफ्ट हैंड के लिए लिखा था, देखो वो भी लिखा था कि if the first finger points in the direction of magnetic field, the center finger points in the direction of current, then the thumb points in the direction of motion of conductor। यानी जो निकालना है उसको थर्ड में बताओ, और जो दो दिए हुए हैं उनको पहले लिख दो, ठीक है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास डीसी है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट रहता है या वेरिएबल रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है, मतलब उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, मतलब वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है पीरियोडिकली। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, सडन इंक्रीज हो जाता है जब करंट का, ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो सीरीज में यूज होता है करंट का फ्लो है उसको लिमिट में करने के लिए। कई बार क्या होता है, देखो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा एक्सेस में करंट आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीटर के पास एक फ्यूज़ लगाते हैं। वो फ्यूज़ में क्या होता है, फ्यूज़ वायर होती है। वो फ्यूज़ वायर हम इस तरीके की चूज़ करते हैं जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है। जैसे ही टर्मिनल 1 से करंट ज़्यादा आता है, ये फ्यूज़ वायर बीच में से ब्रेक हो जाती है। जब फ्यूज़ वायर ब्रेक होगी तो करंट आगे की तरफ जाता ही नहीं है और हमारा जो अप्लायंस है वो बच जाता है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हमारे पास है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है कि जो वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा इमीडिएट डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का डायरेक्टली टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। लो रेजिस्टेंस वायर हमने क्यों ली, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अर्थ में पहुंचाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ हाई रेजिस्टेंस वाली लेंगे तो वो करंट के फ्लो को रोकेगी, जाने नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर। यहाँ आपके चारों चैप्टर्स की डेफिनेशन और फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। अब आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि पेपर आने से पहले मैं उस कमेंट को सॉल्व कर सकूँ, आपका डाउट जो है वो दूर कर सकूँ। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। क्लियर। ओके। और अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। बाय।